मेरा बहनोई गंदी नज़र का आदमी था। एक दिन मैं अपनी बहन के घर गई तो रात ज़्यादा होने की वजह से मेरी बहन ने मुझे अपने घर ही रोक लिया। मजबूरी ये थी कि मैं अपनी बहनोई के ऑफिस में ही काम करती थी। सुबह मुझे अपने बहनोई के साथ ही ऑफिस जाना था। मेरे बहनोई मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरते थे। मैं शुरू से ही बहुत खूबसूरत थी और जवान इस कदर थी कि कोई मुझे देखता तो कहता कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरा गोरा रंग हर किसी को पागल करने के लिए काफ़ी था। मेरा बहनोई हर वक्त मौके की तलाश में रहता था। मैं जानती थी कि वह मुझसे क्या चाहता है। उस रात मेरी बहन ने मुझे अपने साथ वाला कमरा सोने के लिए दिया। एक रात की तो बात थी। जैसे ही रात हुई तो मेरा बहनोई मेरी बहन को लेकर कमरे में बंद हो गया। आधी रात तक मैं अपनी बहन की सिसकियां भरी आवाज़ें सुनती रही और अपनी पहली रात के बारे में सोचने लगी। मेरी बहन की आवाज़ें इस कदर बुलंद थीं कि जैसे वो मेरे कमरे में मौजूद हो। कुछ देर बाद आवाज़ें बंद हुईं तो मैं समझ गई कि वह दोनों अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गए हैं। मैं सोने के लिए लेटी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे बहनोई खड़े थे। मुझे देखकर खौफ सा महसूस हुआ, लेकिन उस वक्त मुझ पर मस्ती इस कदर सवार थी कि कोई भी शख्स होता तो मैं उसको छोड़ती ना। मैंने अपनी बहनोई को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी तो वो समझ गए। उन्होंने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया और सुबह तक खूब। अक्सर मैं अकेले ही ऑफिस आती जाती थी, लेकिन कभी कभार जब देर हो जाती मुझे मौसम के साथ आना जाना पड़ता था, जिससे मैं ना काफ़ी खुश थी। और उसकी वजह सिर्फ मौसम था। जो रिश्ते में तो मेरा बहनोई लगता था, मगर गंदी नज़र का मालिक था। वो लड़कियों पर गंदी नज़र रखता था और यही उसकी फितरत थी। सारे रास्ते मैंने उससे कोई बात ना की और ऑफिस पहुंचकर अपने कैबिन में पहुंच गई और अपना काम संभालने लगी। मैं अपने बहनोई मौसम के ऑफिस में ही काम करती थी, लेकिन मुझे उसकी एक आदत बेहद बुरी लगती थी कि वह नज़रबाज था और हर आती जाती लड़की को ताड़ना अपना फ़र्ज़ समझता था। लेकिन वो था भी बेहद अमीर। कल मैं अपनी बहन से मिलने आई थी, मगर देर काफ़ी हो जाने की वजह से मेरी बहन ने रात को मुझे यहीं पर रोक लिया। सुबह यहीं से ऑफिस चली जाना, जिसकी वजह से आज मुझे मोहसिन के साथ ऑफिस आना पड़ा था। मैं अपने कैबिन में बैठकर फाइल चेक कर रही थी जब अचानक एक लड़की दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। मैं उसे अपने कैबिन में आते देखकर चौंकी, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट कोई और था। मेरा एक काम कर दोगी? उसने इल्तिजाई अंदाज में पूछा। हाँ कहो, मैंने उलझकर पूछा। पहले भी यूं मेरे पास अपना कोई काम लेकर नहीं आई थी। उस पर सर मोहसिन के साइन चाहिए, अगर तुम करवा के ला दो तो, उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तो मैं गहरा सांस भरकर उसकी इल्तिजा और मिन्नत का सारा पस मंज़र समझ गई। वो यकीनन मोहसिन के सामने जाने से डर रही थी। क्यों? मोहसिन ऑफिस में मौजूद हर लड़की पर गंदी नज़र रखता था, जिसकी वजह से हर लड़की उसके सामने जाने से घबराती और डरती थी। वो यहाँ से नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। ये उनका रोज़गार था और नौकरी इतनी आसानी से मिलती भी नहीं थी जो वो नहरे करके ये कंपनी छोड़कर कहीं और नौकरी कर लेती। मुझे उसके साथ साथ बाकी सब पर भी तरस आया। लाओ फाइल, मैंने इतना कहकर उससे फाइल ली और फिर मौसम के ऑफिस की जानब बढ़ गई। इजाज़त लेकर मैं अंदर दाखिल हुई तो देखा वो एक फ़ाइल पर झुका उसे पढ़ रहा था। मैंने बिना कोई तहमत बांधे उसके सामने फाइल रखी और उसे साइन करने का कहा। उसने गौर से मुझे देखते हुए फाइल को पढ़े बिना साइन कर दिए तो मैं उसकी खुद पर जमी नज़रों पर नागवारी महसूस करती हुई तेज़ी से फाइल उठाकर बाहर निकल गई। मुझे मौसम पर बर्ताव सा आता था और वजह उसकी गंदी नज़रें थीं जो वो हर लड़की पर रखता था। मौसम मेरा बहनोई था, मेरी बड़ी बहन का खामन। वो बेहद अमीर था, मगर अमीर होने के साथ साथ वो काफ़ी अयाश था। मेरी बहन की और उसकी शादी अरेंज मैरिज थी, जो दोनों घरानों की रजामंदी से करवाई गई थी। जहाँ मौसम बेहद हैंडसम और ख़ूबसूरत था, वही मेरी बहन भी कम खूबसूरत ना थी। देखने वाले उन्हें चांद और सूरज की जोड़ी कहते थे। उनका ये कहना कुछ बेजा भी ना था। हमारी माली हैसियत मौसम से कम थी, हम उसकी तरह अमीर नहीं थे, मगर फिर भी मौसम ने मेरी बहन को अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर लिया था, जैसे उनकी शादी से पहले हम उनकी आला ज़रफ़ी ही समझे थे। मौसम के घर में उसकी दो बहनें ही थीं, जिन्होंने उसकी शादी मेरी बहन से करवाई थी।
वो दोनों शादीशुदा और बाल बच्चों वाली थीं और उनका मौसन के घर कम ही आना जाना था। उनके माँ बाप काफ़ी अरसा पहले ही वफात पा चुके थे, जिसके बाद वो तीनों बहन भाई ही रह गए थे और मौसन अपनी दोनों बहनों से छोटा था। हमारे घर में हम 2 बहनें और 2 भाई थे। हमारी माँ हयात थी जबकि बाबा का 8 साल पहले इंतकाल हो चुका था। मेरे दोनों भाई मुझसे और मेरी बहनों से बड़े थे और उन्होंने जनरल स्टोर डाला हुआ था। दोनों भाई शादीशुदा और बच्चों वाले थे, जिसकी वजह से घर के अखराजात भी काफ़ी ज़्यादा थे। मेरी बहन नीलम की शादी मौसन से होने से पहले मैं एक स्कूल में टीचिंग करती थी। मैंने फ्रांस पढ़ा था। मौसन और नीलम की शादी के 2 साल बाद मैं मौसन के ऑफिस में उसके कहने पर जॉब शुरू कर दी थी, ताकि घर के अखराजात पूरे करने में हिस्सा डाल सकूं। मौसन हम सब के साथ काफ़ी अच्छे से पेश आता था। शादी के शुरू के 2 सालों में नीलम बेतहाशा खुश रहती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नाखुश रहने लगी। नीलम और मुझ में सिर्फ 1 साल का ही वक्फा था। यही वजह थी कि मैंने कभी आप जनाब या आपी बाजी का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया था, ना ही उसने इस चीज़ का कभी बुरा मनाया था। और मौसम भी नीलम का हम उम्र ही था, जिसकी वजह से मैं उसे उसके नाम से ही पुकारती थी। नीलम अपने गम की वजह किसी को भी नहीं बताती थी, या शायद बताना ही नहीं चाहती थी। लेकिन एक दिन मैंने ज़बरदस्ती उससे पूछ ही लिया, जिस पर उसने बताया कि मौसम एक हुस्न परस्त और गंदी नज़र रखने वाला शख्स है। वह नज़रबाज है और दूसरी लड़कियों पर नज़र रखता है, और यही नहीं बल्कि वह नीलम को ज़रा ज़रा सी बात पर मारने से भी ग्रेज नहीं करता। नीलम के मुंह से सारी हकीकत सुनकर मैं दम बखुद रह गई थी और फौरी तौर पर यह बात अपनी माँ को बतानी चाहिए, मगर नीलम ने रोक दिया। मैं ये बात किसी को भी ना बताऊं, क्योंकि अम्मी फिर परेशान हो जाएंगी और परेशान होने से उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। और वैसे भी अब इसका एक बेटा है, वो नहीं चाहती कि ये मामला घर वालों पर खुले और घर वाले उसे मौसम से अलग कर दें। अगर ऐसा हुआ तो उसके बेटे से बाप छीन जाएगा, और वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसका बेटा बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारे और बाप की कमी की वजह से उसकी ज़िंदगी में कोई खला रह जाए। मौसम की बहनें सब कुछ जानती थी, मगर हर बार मेरी बहन नीलम को ही सब्र की तलकीन करती थी कि वक्त गुजरने के साथ सब ठीक हो जाएगा और के साथ मौसम भी हर बुराई को छोड़ देगा और वह उसकी बीवी है तो ज़रा संभाले। इससे शादी इसलिए तो करवाई थी कि वह संभल जाए, सुधर जाए, जिस पर नीलम चुप करके रह जाती थी। न जाने लोग ये क्यों समझते हैं कि अपने बिगड़े हुए बेटे या भाई की शादी करवा देंगे तो वो सुधर जाएंगे। जो इंसान अपनी माँ बहनों से नहीं संभला और सुधरा, वो बीवी को किस खातर में लाएगा। वो बिगड़ा हुआ शख्स शादी करके संभलता या सुधरता तो नहीं, लेकिन अगली लड़की की ज़िंदगी ज़रूर ख़राब कर देता है। और यही हाल मौसन का भी था, जो शादी के बाद भी नहीं सुधरा था, बल्कि अब भी नज़रबाज और हुस्न परस्त था, जो मेरी खूबसूरत और सुघड़ बहन की कोई कदर नहीं करता था, बल्कि उसे मारता पीटता था हर छोटी सी छोटी बात पर भी। मौसम के कैबिन से बाहर आने के बाद मैं अपनी सोचों से बाहर आई और फिर काम में मसरूफ़ हो गई। उस शख्स को सोचना खुद को डिप्रेशन में धकेलने के बराबर था। शाम को मैं अपने घर आ गई थी। ये उससे 2 दिन बाद की बात है। एक रात मैं बैठी ऑफिस की कोई फाइल देख रही थी, जब अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ नीलम थी, जो बेतहाशा रो रही थी और मुझे उसके घर आने का कह रही थी। मैं कुछ परेशान हो गई कि रात के इस पहर वो क्यों रो रही हैं। कहीं मौसम ने तो उसके साथ कुछ नहीं कर दिया। उल्टे सीधे ख्यालात को झटक कर मैंने उससे उसके रोने की वजह पूछी, मगर वो मुझे घर आने का कहकर फ़ौरन से फ़ोन बंद कर गई। मैं बेहद परेशान हो चुकी थी। मेरे दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे कि न जाने क्या बात हो गई जो वह यूं ज़ारों को तार रो रही थी। अम्मी की तबीयत ख़राब थी। अगर मैं उनको ये बताती तो वो मज़ीद परेशान होकर अपनी तबीयत मज़ीद बिगाड़ लेती। तभी मैं किसी को ना बताए बगैर घर से निकली और टैक्सी नीलम के घर जा पहुंची। लेकिन जब मैं उसके घर गई तो यह देखकर परेशान हो गई कि मेरा बहनोई मौसम बेहोश पड़ा हुआ था और नीलम पास ही खड़ी रो रही थी। मैंने उसे पूछा कि उसे क्या हुआ है, तो उसने रोते हुए लाइल्मी का इजहार कर दिया, जिस पर मैं बेहद परेशान हो गई और फिर उसके और ड्राइवर के साथ मिलकर मौसम को हस्पताल लेकर गई। वहाँ उसे जल्द ही एमरजेंसी रूम में ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज शुरू कर दिया गया था। मैं और नीलम बेहद परेशान थे और मुझे लग रहा था
کہ جیسے یہ مسئلہ سنگین ہے۔ آج سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو اب ہو گیا تھا۔ میں روتی ہوئی نیلم کو تسلی دے رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تبھی دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر باہر آئی۔ نیلم تیزی سے اس کی طرف لپکی، جبکہ میں اپنی جگہ پر کھڑی پریشانی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ڈاکٹر نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے میری بہن کے کان میں کچھ بولی، جس پر میری بہن غصے سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور پھر ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر مارا، جس پر میں ہکا بکا رہ گئی کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور ڈاکٹر نے میرے بارے میں ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے ایسا کرنا پڑا۔ میں سرخ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی تو اس نے ڈاکٹر سے فائل پکڑ کر مجھے دی۔ میں نے جیسے ہی فائل کھول کر پڑھی تو میرا دل بند ہونے لگا اور میرا رنگ اڑنے لگا، کیونکہ اس فائل میں جھوٹ لکھا تھا کہ میں 3 دن سے اپنے بہنوئی محسن کے ساتھ ڈاکٹر کے چکر لگا رہی ہوں اور رپورٹ کے مطابق میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ باپ کے خانے میں محسن کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی بہن نیلم کو دیکھ کر کہا، یہ جھوٹ ہے، میرا محسن سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی میں یہاں آئی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اپنی صفائی دی، مگر میری بہن نے غصے میں ایک اور تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور کہا، تمہیں شرم نہ آئی اپنے ہی بہنوئی کے ساتھ ایسے تعلقات رکھتے ہوئے؟ وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی، یعنی اس نے ڈاکٹر کی بات اور اس فائل پر یقین کر کے مجھے غلط مان لیا تھا۔ یہ فائل آپ کے پاس کیسے آئی؟ آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ اچانک چونک کر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، جس نے وہ فائل میری بہن نیلم کو دکھائی تھی۔ مسٹر محسن کچھ دنوں سے آپ کے ساتھ چیک اپ کے لیے میرے پاس آ رہے تھے، آپ مجھے کیسے بھول سکتی ہیں؟ مسٹر محسن نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس کے بچے کے لیے راضی نہیں ہیں اور اسے ضائع کرنا چاہتی ہیں، مگر محسن ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اسے بھی مار سکتی ہیں، اور یہ دیکھ لو، آج تم نے اسے زہر دے دیا ہے۔ اسے ڈاکٹر نے کہا تو جہاں میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، وہیں نیلم زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کر وہ فائل لے کر چلی گئی، جبکہ میں نیلم کو سمجھانے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے، میرا محسن سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی میں نے اسے زہر دیا ہے، چاہے تو میرا چیک اپ کروا لو۔ میری بات پر نیلم نے مجھے دھکا دیا اور بولی، اب تم اپنے خریدے ہوئے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر جھوٹ بول دو گی، مجھے تم پر یقین نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں نیلم کی بے اعتباری پر دنگ رہ گئی۔ جسے اپنی سگی بہن پر یقین نہیں تھا، وہ بھی تب جب وہ میرے بارے میں ہر بات جانتی تھی۔ مجھے اس پر افسوس ہونے لگا، لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی گھر چلی آئی، مگر یہ سوچ ضرور میرے دماغ میں آئی تھی کہ یہ سب کیوں کیا اس ڈاکٹر نے، اور محسن کو زہر کس نے دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آفس کی کسی لڑکی کا کام ہے، آخر کو وہ ان کو تنگ بھی تو بہت کرتا تھا اور ہر لڑکی ہی اس سے عاجز آئی ہوئی تھی، یقیناً آفس میں ہی کسی نے اس سے بدلہ لینے کو زہر دیا ہوگا۔ میں یہی سب سوچتی سوچتی گھر پہنچ گئی، مگر گھر میں کسی کو بھی نہ بتایا کہ محسن ہسپتال میں ہے، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بھی کھل جاتی اور پھر نیلم کی طرح میرے بھائی بھابھیاں اور ماں بھی مجھے ہی غلط سمجھتے۔ میں اس مسئلے کا حل سوچتی سوچتی گہری نیند میں اتر گئی۔ میری بے گناہی اب محسن کے ہوش میں آنے کے بعد ہی ثابت ہو سکتی تھی۔ اگلے دن میں صبح جا کر آفس جانے کے بجائے ہسپتال پہنچ گئی تاکہ دیکھ سکوں محسن کو ہوش آیا یا نہیں۔ نیلم ہسپتال میں نہیں تھی بلکہ گھر گئی تھی، جہاں اس کا بیٹا اکیلا تھا۔ میں سیدھا محسن کے کیبن میں گئی، مگر وہ بے ہوش تھا۔ وہاں سے میں آفس پہنچی اور ہر چیز کا جائزہ لیا۔ محسن کی سیکرٹری سے پوچھا کہ اس نے کل کیا کھایا تھا اور اسے وہ سب کچھ کس نے دیا تھا۔ جواباً سیکرٹری نے اپنا نام لیا تھا، کیونکہ محسن کو لنچ چائے کافی سب کچھ دینے کی سیکرٹری کی ہی ذمہ داری تھی۔ میں نے سیکرٹری سے ہر طرح سے سوال پوچھا، جس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ سیکرٹری نے اسے زہر نہیں دیا تھا، جس پر میں پریشان ہو گئی۔ اور پھر اسے زہر کس نے دیا؟ لیکن پھر میں چونک اٹھی کہ شاید اسے زہر کسی نے دیا ہی نہیں، وہ بیمار ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہو، مجھے پھنسانے سکے اور نیلم کی نظروں میں برا نہ بن سکے۔ یہ سوچ ذہن میں آتے میں واپس ہسپتال چلے آئی، جہاں آ کر پتہ چلا کہ محسن کو ہوش آ چکا ہے اور نیلم اپنے بیٹے کے ساتھ کینٹین تک گئی ہے، جس کو وہ ہسپتال میں ہی لے آئی تھی۔ میں محسن کے کیبن میں داخل ہوئی تو وہ زرد چہرہ لیے ہسپتال کے بیڈ پر پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ مجھے ایک پل کو اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ سچ مچ میں بیمار لگ رہا تھا، جس کے ایک بازو پر
किनौना लगा हुआ था, लेकिन अगले ही पल जब मुझे उसे डॉक्टर के मौसम के हवाले से लगाए बेबुनियाद इल्ज़ाम याद आए तो मेरे तर्स पर नफ़रत और गुस्सा हावी हो गया। मैं तन-फन करती उसके सामने पहुंची और नफ़रत से उसे घूरने लगी। ऐसे क्यों देख रही हो? उसने नकाहत भरे लहजे में पूछा तो मुझे मज़ीद गुस्सा आया। मुझ पर तोहमत लगाकर वो कितने सुकून में था। वो डॉक्टर क्या बकवास कर रही है तुम्हारे और मेरे बारे में? मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई और बहनोई ही समझा है, मगर तुमने तो इस रिश्ते को मजाक ही बनाकर रख दिया है। मुझे मेरी बहन की नज़रों में गिरा दिया। मेरे और अपने बारे में इतनी घटिया बातें करवा कर हर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो तुमने इतना घटिया बदला लिया मुझसे? मैंने भींचकर पूछा। क्यों? मैं खुद पर जब्त नहीं कर पा रही थी। वो कुछ देर ना समझी से मुझे देखता रहा, मगर फिर उसके चेहरे के तासरात एकदम संजीदा हुए, जैसे उसे सब कुछ याद आ गया हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वो कुछ देर चुप रहा, मगर मेरा गुस्सा मज़ीद बढ़ता गया। मैंने ये सब उसके लिए किया था ताकि तुमसे अपनी इस बेइज्जती का बदला ले सकूं जो तुमने ऑफिस में सबके सामने मेरी की थी। मौसम ने धीमे लहजे में कहा तो मुझे अचानक 1 महीने पहले की वो शाम याद आई। उस दिन शाम के वक्त मैं घर जाने के लिए निकलने लगी। मुझे जल्दी अपने घर जाना था, जब अचानक मेरी नज़र मौसम पर पड़ी, जो अपनी सेक्रेटरी के साथ खड़ा था। उसने एक हाथ उस लड़की के कंधे पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ से उसके गाल सहला रहा था। ऑफिस में काफ़ी लोग थे, जिसकी मौसम को कोई परवाह नहीं थी। मैं गुस्से से घबराती हुई उसके सर पर पहुंची और उससे उसकी हरकत के बारे में बाज़ परस करने लगी, जिस पर सब लोग जमा होने लगे, मगर मैं बिना रोके उसकी बेइज्जती करती रही। वो एक गंदी नज़र रखने वाला मर्द है जिसको अपनी बीवी और बच्चे की कोई परवाह नहीं, और वो बाहर मुंह मारता फिरता है। मौसे ने मुझे रोकने की काफ़ी कोशिश की, मगर मैंने अपना सारा गुस्सा उस पर और उसकी सेक्रेटरी पर निकाला, जबकि आसपास खड़े सब लोग तंज़ी अंदाज में मुस्कुराते तमाशा देख रहे थे। मौसम का चेहरा आहनत के साथ से सुर्ख पड़ गया था, मगर मैं चुप ना हुई, बल्कि उसकी बेइंतहा बेइज्जती करने के बाद उसे नामर्द तक कह दिया, जिसे औरत की इज्जत की परवाह नहीं। उस दिन वो सब सुनता रहा। उसकी सेक्रेटरी ने जॉब छोड़ दी और उसने सेक्रेटरी नहीं रख ली, जो एक अच्छी लड़की थी। उसके बाद भी मौसम का वही तरीका था, लेकिन उस दिन मुझसे कुछ ना कहा, जिस पर मुझे हैरत थी। मगर 1 महीने बाद उसने इस बात का बदला मेरे किरदार पर कचरा उछाल कर लिया था। मैं अपनी बहन की नज़रों में गिर गई थी। यानी तुमने मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मेरा नाम अपने नाम के साथ जोड़कर उसे डॉक्टर से इतना गंदा झूठ बुलवाया? मैंने बेयकीनी से पूछा तो मौसा ने इकरार कर लिया। उसने सिर्फ बदला लेने के लिए उसे डॉक्टर को 2 लाख रुपए देकर ये सब करने को कहा था, ताकि मैं बदनाम हो जाऊं, और वो भी उसी इंसान के नाम जिसे मैं घटिया समझती थी। पर मुझसे बदला लेने के लिए जहर खाकर बीमार होने और मौत के मुंह में जाने का झूठा नाटक भी कर लिया। इतने घटिया कैसे हो सकते हो तुम? मैंने हैरानी से कहा तो मौसा ने तेज़ी से नफ़े में सर हिलाकर कहा कि यह नाटक नहीं, बल्कि इसे सच में जहर दिया गया है और वह मौत के मुंह से बाल बाल निकला है। उसने उस लेडी डॉक्टर से यही कहा था कि वो जहर खाने का नाटक करेगा, और तब वो डॉक्टर वो फाइल नीलम यानी मेरी बहन को दे, जिससे नीलम मुझसे नफरत करने लगे, और वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया। लेकिन उसे सच में किसी ने जहर दिया था। लेकिन यह सवाल था कि उसे आखिर किसने जहर दिया था? उसकी सेक्रेटरी शरीफ थी, जिसकी मौसम से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर आखिर तुम्हें जहर किसने दिया? मैंने सोच अंदाज में पूछा। तो उसने मेरे साथ जो किया, उसने कथा नज़र मुझे उसकी जान की फिक्र थी कि मैं नहीं चाहती थी बड़ी जवानी में मेरी बहन बेवा हो जाए और उसका बच्चा यतीम। मैं यही सब सोच रही थी, और जितना मैं सोचती जा रही थी, मेरा दिमाग उलझता जा रहा था। मौसम के चेहरे पर वखबास उदासी के डेरे थे, जिनकी वजह मैं समझ ना पाई थी। जब मैं जानती थी कि यह सब मेरे किसी बुरे अमल की वजह से भी नहीं था, या शायद वो बीमारी की वजह से ऐसा लग रहा था, या शायद नहीं, यकीनन यह बात थी, वरना उसे मेरे साथ किए इस खेल पर क्यों गम होता। मैंने भी अपनी सोचों में डूबी हुई थी, जब अचानक अपने पीछे से आने वाली मानूस आवाज़ पर मैं चौंक उठी। वो आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि मेरी बहन नीलम की थी। मैंने हैरत से पलट कर उसे देखा, जो गालों पर ढेरों आंसू लिए रोती हुई ही मुझे देख रही थी।